जय हिंद बच्चों, मैं काजिम सर और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 10th क्लास के मैथ चैप्टर नंबर 3 है ना बच्चों। इस चैप्टर में हम लोग पढ़ने वाले हैं दो चर में रैखिक समीकरण के युग्म। बच्चों इस चैप्टर में जो एक्सरसाइज है उन सारे एक्सरसाइज को करने के लिए हम लोगों को है ना इससे रिलेटेड बहुत सारे कंडीशंस को पढ़ना है, जिसका इस्तेमाल हम लोग इस चैप्टर में करने वाले हैं। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम के व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है चैप्टर। तो बच्चों हम लोग को जरूर इस वीडियो को पूरे अंत तक देखना चाहिए। तो बच्चों इस चैप्टर में हम लोग सबसे पहले ये जानेंगे कि दो चर में रैखिक समीकरण होता क्या है। तो बच्चों दो चर में रैखिक समीकरण हम किसको कहेंगे, तो वे सारे समीकरण है ना जिसमें दो चर मिला हो, है ना, दो चर हो, अर्थात ये कि उसमें एक्स वाई जेड या ए बी सी डी से जेड तक कोई भी दो चर हो जिसका मान बदलता रहे। हम लोग जानते हैं पहले से चर पद क्या होता है ना, 9th क्लास में भी ये सब हम लोग पढ़ चुके हैं। ठीक है, फिर भी हम लोग थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, है ना। दो चर में रैखिक समीकरण का जो स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, जो व्यापक रूप होता है, वो क्या होता है वो देख लेते हैं हम लोग पहले। तो दो चर में रैखिक समीकरण का जो व्यापक रूप होता है वो होता है ना ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी। ये होता है दो चर में रैखिक समीकरण का व्यापक रूप। ठीक है, बराबर 0। ठीक, अब हम लोग को यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये ए जो होता है वो एक्स के बगल में होता है, बी वाई के बगल में होता है और सी अकेले होता है, क्योंकि इसका इस्तेमाल हम लोग करेंगे आगे भी। ठीक है, और साथ ही बच्चों हम लोग को ध्यान में ये भी रखना है कि दो चर में जो रैखिक समीकरण होते हैं उसका अनंत हल होता है। ये हम लोग 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं कि दो चर में रैखिक समीकरण का कितने हल होते हैं, तो अनंत हल होते हैं। ठीक, इस चीज को ध्यान में रखना है, नहीं तो आप लोग लिख लीजिए यहाँ पर कि दो चर में, है ना, दो चर में रैखिक समीकरण का क्या होता है, अनंत हल होता है। क्या होता है, अनंत हल होता है। इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है। दो चर में जो जितने भी रैखिक समीकरण होंगे उसके अनंत हल होते हैं, है ना। दो चर में रैखिक समीकरण का एग्जांपल देखेंगे तो हम लोग बहुत सारे, है ना, देखे होंगे। जैसे अगर बात करते हैं दो चर में रैखिक समीकरण का एग्जांपल का, जैसे बोलते हैं 2x प्लस, है ना, 5y इज इक्वल टू, है ना, 5, या कुछ भी ऐसे बोलते हैं x माइनस, है ना, 3y प्लस 1 इज इक्वल टू 0 समथिंग। इस तरह के जितने भी हम लोग समीकरण देखते हैं ये दो चर में रैखिक समीकरण है। यहाँ पे देख सकते हैं दो चर है, एक x और एक y, यहाँ पे भी एक x और एक y। तो दो चर है, दो वेरिएबल है, अर्थात ये x और y का मान बदलता रहेगा, चेंज होता रहेगा। तो ये क्या हो गया, ये दो चर में रैखिक समीकरण हो गया। ठीक, तो इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है। ठीक है, इस तरह के जितने भी इक्वेशंस आएंगे, समीकरण आएंगे, सबको हम लोग दो चर में समीकरण बोलेंगे। यहाँ पे x और y के कुछ भी हो सकता है, जैसे हम बोलते हैं, है ना, 2a प्लस 3b इज इक्वल टू 3, ये बोलते हैं तो ये भी एक दो चर में रैखिक समीकरण है। अगर बोलते हैं माइनस सी, है ना, ऐसे कुछ भी अगर बोल देते हैं, जैसे मान लीजिए कि, है ना, 2f, है ना, माइनस 3y, है ना, प्लस 2 इज इक्वल टू 0, तो ये भी दो चर में रैखिक समीकरण है ना। जनरली हम लोग को ये देखना है कि है यहाँ पर दो वेरिएबल होना चाहिए, दो चर पद होना चाहिए, बस और कुछ नहीं। दो चर पद है तो दो चर में रैखिक समीकरण हो गया। तो बच्चों चलते हैं अब हम लोग ये जानने के लिए कि यदि दो रेखाएं एक ही तल में मौजूद हो तो वो उनकी क्या संभावनाएं हो सकती है, वो जो है किस तरीके से वो एग्जिस्ट कर सकता है, वो कैसे रह सकता है, इन कंडीशंस को समझने के लिए। क्योंकि ये भी कंडीशंस जो है हम लोगों को बहुत ही यूजफुल होने वाला है ना, एक्सरसाइज के क्वेश्चन करने में। ठीक है, तो चलते हैं, है ना, हम यहाँ पे लिखते हैं, यदि दो रेखाएं एक ही तल में, अर्थात एक ही प्लेन में, है ना, हो तो निम्नलिखित तीन
संभावनाएं हो सकता है ना। इनमें की 3 संभावनाएं हो सकता है। वो क्या क्या संभावना हो सकता है बच्चों? तो पहला ये हो सकता है कि है ना रेखा प्रतिच्छेद करे, है ना, दोनों रेखा क्या करे, रेखा प्रतिच्छेद करे, है ना बच्चों। पहला संभावना ये हो सकता है कि रेखा क्या करे, प्रतिच्छेद करे। जैसे अगर बात करते हैं तो ये जैसे ये एक रेखा हो गया, ठीक है, और ये एक रेखा हो गया, ठीक है, ये रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद कर रहा है, तो ये हो सकता है। दूसरा संभावना क्या हो सकता है बच्चों, है ना, कि दूसरा समांतर हो, रेखा क्या हो, रेखा समांतर हो, रेखा क्या हो, समांतर हो। जैसे हम बात करते हैं कि ये रेखा, ठीक है, और ये रेखा क्या है, एक दूसरे के समांतर है, ठीक। तो पहला कंडीशन हो सकता है कि रेखा प्रतिच्छेदी हो, है ना, जो कि एक दूसरे को कट कर रहा हो। यहाँ पे देख रहे हैं कि आप यहाँ पे क्या कर रहा है, वो कट कर रहा है। दूसरा क्या हो सकता है कि रेखा समांतर हो, ठीक है। और तीसरा क्या हो सकता है बच्चों, तीसरा ये हो सकता है कि रेखा एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, मतलब संपाती हो। रेखा क्या हो, रेखा संपाती, ठीक है, रेखा क्या हो, संपाती हो। अर्थात ये हुआ कि अगर हम बात करेंगे ये एक रेखा है कोई, ठीक, ये कोई रेखा है और इसी पर एक और रेखा ओवरलैप कर जाए, चढ़ जाए, ठीक है ना, इसी पर एक रेखा और ओवरलैप कर जाए अर्थात चढ़ जाए, है ना, एक दूसरे को ढक दे, तो हम क्या कहेंगे, संपाती है। हमको लग रहा है कि एक ही रेखा है, लेकिन क्या है, इस पर एक और रेखा है जो कि उसको ढक दिया है, ओवरलैप कर दिया है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, संपाती कहेंगे इसको हम, ठीक है। तो इसी को ध्यान में रखना है। तो हम लोग को ये ध्यान रखना है कि अगर दो रेखा है, एक ही प्लेन में है, एक ही समतल में है, तो ये 3 कंडीशंस ही होता है। पहला ये होता है कि रेखा हो सकता है एक दूसरे को कट कर जाए, प्रतिच्छेद कर जाए। दूसरा ये हो सकता है कि रेखा एक दूसरे के समांतर हो, अर्थात उसको आगे या फिर पीछे, इसको भी आगे या पीछे बढ़ाने पर कभी एक दूसरे को कट न करे, ठीक है, प्रतिच्छेद न करे, ठीक है। और तीसरा कंडीशन ये हो सकता है कि रेखा एक दूसरे पे चढ़ गया हो, ओवरलैप कर गया हो एक दूसरे पे, है ना, तो हम इसको संपाती कहेंगे। रेखा क्या है, संपाती है। फिर हम लोग को ये भी जानना है कि रेखा प्रतिच्छेद उसका कंडीशंस क्या होते हैं, है ना, किस स्थिति में रेखा प्रतिच्छेद करते हैं और किस स्थिति में समांतर होती है और किस स्थिति में जो है रेखा संपाती होता है। इन कंडीशन को भी हम लोग समझते हैं। तो बच्चों मान लेते हैं कि वो रेखा, है ना, क्या है, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। और दूसरा रेखा क्या है ना, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0। ये वो दोनों रेखा है, ठीक है। अब हम लोग को यहाँ पे कंडीशंस देखना है कि प्रतिच्छेदी कब होता है, ठीक है। तो ध्यान रखना है बच्चों। तो बच्चों पहला कंडीशन देखेंगे कि जब a1 बटे a2 नॉट इक्वल टू b1 बटे b2 हो, है ना, तो क्या होता है, तो रेखा प्रतिच्छेदी होता है। क्या होता है, प्रतिच्छेदी होता है, ठीक है। जब a1 बाई a2 नॉट इक्वल टू b1 बाई b2 हो तो रेखा क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। और इस स्थिति में क्या होगा, केवल एक हल होगा। क्या होगा, है ना, इस स्थिति में केवल एक हल होता है, ठीक है। इसमें क्या होगा, केवल एक हल होगा और साथ ही और युग्म अविरोधी, ठीक है, युग्म क्या होगा, अविरोधी होता है। इस चीज को हम लोग को ध्यान में रखना है ना। दूसरा याद रखेंगे हम लोग, जब
क्या हो, A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर नहीं हो, अगर C1/C2 है ना, तो रेखा क्या होगा, समांतर, रेखा समांतर होता है। ठीक है, और इसमें केवल क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा, कोई हल नहीं होगा, है ना। और समीकरण का युग्म, समीकरण का युग्म असंगत होगा। समीकरण का युग्म क्या होगा, असंगत। और तीसरा नंबर कंडीशन हम लोग बच्चों ध्यान देंगे कि जब A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 है ना हो, तो क्या होगा, तो संपाती होगा ना, तो रेखा क्या होगा, संपाती। ठीक है, रेखा क्या होगा, संपात। हलों की संख्या क्या होगा, अनंत होगा, क्या होगा, अनंत, अनंत हल होगा। ठीक है, और अगर बात करेंगे इसमें युग्म का, तो क्या होगा, आश्रित होगा, युग्म आश्रित होता है ना, युग्म क्या होता है, आश्रित होता है। तो इन कंडीशंस को हम लोग को ध्यान में रखना है। कहने का मतलब ये कि अगर A1x B1y प्लस C1 = 0 पहला रेखा ये रहे, और दूसरा रेखा A2x प्लस B2y प्लस C2 = 0 ये रहे, तो ये तीन कंडीशंस होते हैं, है ना। रेखा प्रतिच्छेदी, रेखा समांतर और रेखा संपाती हो सकता है, हमने पहले चर्चा कर चुका है। तो वो कब होता है, जब A1/2 ≠ B1/B2 रहे, तो रेखा क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा, और इस स्थिति में केवल एक हल होगा, और समीकरण का युग्म क्या होगा, अविरोधी होगा। इस चीज़ को भी ध्यान में रखना है। ठीक है, और साथ ही दूसरा कंडीशन होता है कि जब A1/2 = B1/B2 और ≠ C1/C2 हो, तो रेखा क्या होगा, समांतर होगा, और इस स्थिति में कोई हल नहीं होगा। ठीक है, और समीकरण का युग्म क्या होगा, असंगत होगा। और जब रेखा A1/A2 बराबर B1/B2 बराबर C1/C2 हो, तो इसमें क्या होगा, संपाती होगा, और इसमें जो हलों की संख्या बात करेंगे तो वो अनंत होगा, और साथ ही इसका युग्म आश्रित होगा। ठीक है, इस चीज़ को हम लोग को ध्यान में रखना है। बच्चों हलों की संख्या कैसे होता है कि देखिए यहाँ पर होता है क्या है कि A1/2 ≠ B1/B2 है, तो क्या होगा, प्रतिच्छेदी होगा। तो प्रतिच्छेदी कब हो रहा है, जब रेखा एक दूसरे को कट कर रहा है इसे। ठीक है, तो जब कट कर रहा है तो एक हल हो रहा है ना, हल एक, क्योंकि हम लोग जानेंगे कि जब दो ग्राफ एक दूसरे को जहाँ कट करेगा, जितने बार कट करेगा उतना हल होगा। यहाँ एक जगह कट कर रहा है तो सिर्फ एक हल होगा। ठीक है, समांतर में क्या देख रहे हैं, समांतर में क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर एक दूसरे को कहीं कट करेगा ही नहीं, एक दूसरे को कहीं भी कट करेगा ही नहीं, प्रतिच्छेद करेगा ही नहीं, तो इसमें हल की संख्या होगा ही नहीं, इसमें कोई हल नहीं होगा, क्योंकि प्रतिच्छेद ही नहीं कर रहा है। और तीसरी बात यहाँ पे यह है कि हम लोग देख रहे हैं कि एक रेखा दूसरे रेखा पर ओवरलैप कर जाता है। मतलब संपाती में तो ये होता है कि एक रेखा दूसरे रेखा पर क्या आ जाता है, चढ़ जाता है, ओवरलैप कर जाता है। जब एक रेखा दूसरे रेखा पर ओवरलैप कर जाए, इसका मतलब क्या होगा कि प्रत्येक बिंदु वो कट कर रहा है, प्रत्येक बिंदु पर वो कट कर रहा है। हम लोग जानते हैं कि एक रेखा पर अनंत बिंदुएं होती है, तो क्या अगर अनंत बिंदुएं होती है तो अनंत बिंदु पर कट कर रहा होगा, इसका मतलब ये हुआ कि इसका अनंत हल होता है। ठीक है, तो इस चीज़ को हम लोग ऐसे ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आप लोग एक्सरसाइज के क्वेश्चंस करने के लिए। तो हम लोग इसमें देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है, कह रहा है कि आफताब अपने पुत्र से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, है ना। क्या यह मनोरंजक है, इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों क्या कह रहा है यहाँ पर कि एक आफताब है नाम का कोई आदमी, और उसकी कोई पुत्री है। आफताब कहता है अपने पुत्री से कि मैं तुमसे 7 वर्ष पूर्व 7 गुनी आयु का था, और 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा।
तो इस स्थिति को जो है बीजगणित रूप में और ग्राफ रूप में व्यक्त करने के लिए। तो इस तरह के क्वेश्चन में बच्चों हम लोग क्या करेंगे, मान लेंगे, है ना, जो चीज़ हम लोग को रिक्वायर्ड रहेगा। मतलब यहाँ पे क्या रहा है कि उम्र का बात हो रहा है, तो यहाँ पे उम्र मान लेंगे, दोनों का उम्र मान लेंगे, क्योंकि 2 चर में हम लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे ये पहला नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, पहले क्या करेंगे, हम लोग मान लेंगे आफताब का उम्र कुछ मान लेते हैं और उसकी पुत्री का उम्र भी कुछ मान लेते हैं। मानने के लिए हम लोग एक्स वाई जेड कुछ भी मान सकते हैं। ठीक है, तो मान लेंगे, पहला मान लेते हैं, माना कि आफताब का वर्तमान उम्र एक्स वर्ष है ना, तथा उसकी पुत्री का, ठीक है, वर्तमान उम्र वाई वर्ष। ठीक है, हमने क्या किया, मान लिया कि माना कि आफताब का वर्तमान उम्र एक्स वर्ष है और उनके पुत्री का वर्तमान उम्र वाई वर्ष है। तो बच्चों इस सिचुएशन को समझना है, प्रश्न से हम इक्वेशन बनाते हैं, है ना, प्रश्न से। ठीक है, हम लोग को सिचुएशन को समझना है। क्या कह रहा है कि आफताब अभी वर्तमान में एक्स वर्ष का है, तो 7 साल पहले, तो 7 साल अगर पहले का बात करेंगे तो दोनों का उम्र 7 साल पीछे जाएगा। क्योंकि अगर हम बात करते हैं अभी वर्तमान में मेरा उम्र जो है, अगर 7 साल पीछे जाएंगे तो सबका उम्र पीछे जाएगा। ऐसा तो नहीं है कि किसी एक के लिए समय होता है, सबके लिए समय होता है। इसीलिए अगर आफताब का उम्र हमने एक्स माना है ना, आफताब का उम्र एक्स माना है और उनके पुत्री का उम्र क्या माना है, वाई माना है, तो 7 साल पीछे जा रहा है आफताब, तो उसके पुत्री भी 7 साल पीछे जाएगा, तो x माइनस 7 हो जाएगा। 7 साल पीछे जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 7 हो जाएगा। ठीक है, अब आफताब 7 साल पीछे चला गया है। अब क्या कर रहा है आफताब, मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब ये 7 गुना है, तब ये 7 गुना है, तो इसमें 7 से गुना करेंगे तब ये बराबर हो जाएगा, है ना, तभी ना बराबर होगा, क्योंकि ये 7 गुना है, तो इसमें 7 से गुना कर देंगे तब ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर देंगे तो इक्वेशन बन जाएगा मेरा। यहाँ से क्या हो गया, x माइनस 7 इज इक्वल टू 7y अब माइनस 7 7 49। फिर इसको एक्स वाई वाला किधर लाएंगे तो x ये y इधर आएगा तो माइनस 7y हो जाएगा, एंड इज इक्वल टू माइनस 49 ये प्लस हो जाएगा 7 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस 49 और प्लस 7 माइनस, है ना, 42। ये समीकरण 1 हो गया। ठीक है, अब ये समीकरण 1 हो गया। फिर हम लोग दूसरा समीकरण भी बना लेंगे। फिर हम लोग क्या कर रहा है, फिर जो कंडीशंस दिया हुआ है हम लोगों को उसी का इस्तेमाल करते हैं। फिर क्या कर रहा है, अब कह रहा है कि आफताब 3 वर्ष बाद तो क्या होगा कि 3 वर्ष बाद हम जाएंगे तो मेरा पुत्री भी जाएगा। सही बात है कि कोई किसी का भी उम्र, है ना, रुक नहीं सकता है, सबका उम्र समय के साथ बढ़ेगा। इसका मतलब अगर आफताब का उम्र x है और उसके पुत्री का अगर y उम्र है, अगर ये 3 वर्ष आगे जा रहा है तो ये भी 3 वर्ष आगे जाएगा ही, जाना ही पड़ेगा। अब क्या कर रहा है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा, मतलब 3 से गुना इसमें करना पड़ेगा, तब क्या हो जाएगा, ये बराबर हो जाएगा। ठीक, अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। यहाँ से x हो गया, है ना, प्लस 3 हो गया, यहाँ से मल्टीप्लाई करेंगे 3 को y से 3y और प्लस 3 दिया 9 हो जाएगा। x यहाँ ये है, y इधर लाएंगे तो माइनस 3y हो जाएगा, है ना, बराबर ये 9 है उधर जाएगा तो 9 में से 3 घट जाएगा, तो 9 में से 3 गया 6। ये समीकरण हमारा सेकंड हो गया। ठीक है, तो ये 2 मेरा समीकरण आया। अब क्या करना है हमको कि इसका ग्राफ खींचना है। तो कोई भी समीकरण का ग्राफ खींचने के लिए बच्चों हम लोग को ये ध्यान रखना रहता है कि उसमें कम से कम 2 पॉइंट्स निकाल लें, क्योंकि कोई भी लाइन खींचने के लिए कम से कम 2 पॉइंट्स होना बहुत ज़रूरी है। उसकी एक्स्ट्रा और भी पॉइंट्स हम लोग निकाल सकते हैं, फिर भी हमको ग्राफ वैसा ही आएगा, लेकिन कम से कम 2 पॉइंट्स निकालना जरूरी है। हम लोग क्या करेंगे, दोनों समीकरण के लिए 1-1 पॉइंट्स निकाल लेंगे। तो हम लोग क्या करते हैं, समीकरण 1 के लिए ग्राफ चार्ट बना रहे हैं। ठीक है, दोनों के लिए चार्ट बना लेंगे, दोनों के लिए हम लोग चार्ट बना लेंगे। पहला समीकरण के लिए हम लोग चार्ट बना रहे हैं, है ना, ये x हो गया, ये y हो गया। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसमें x का वैल्यू लेकर के उसी करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकाल लेंगे। अगर हम समीकरण 1 का बात करेंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं, अगर x का वैल्यू मान लीजिए हम 0 लेते हैं, क्या लेते हैं,
जीरो। तो एक्स का वैल्यू अगर हम जीरो लेते तो क्या होगा, ये टर्म गायब हो जाएगा, ये टर्म गायब हो जाएगा तो -7y इज इक्वल टू -42 होगा। अगर यहाँ से y निकालेंगे तो क्या होगा, y इज इक्वल टू ये गुना से भाग में हो जाएगा, तो -42 बट्टे -7, तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, 7 छः के 42, तो y का मान कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। फिर उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, y का वैल्यू कुछ लेकर के x निकाल लेंगे। अब मान लीजिए y जीरो लेते हैं तो x का वैल्यू -42 थोड़ा बड़ा आ रहा है, लेकिन हम लोग क्या करते हैं, कुछ छोटा लेने का कोशिश करते हैं ताकि क्या हो, वो छोटा आ जाए। तो अगर हम लोग लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि y अगर 5 लेते हैं, तो 5 लेते हैं तो क्या होगा, 7 5 35, -35 उधर जाएगा तो +35, अब +35 है -42, तो छोटा क्वांटिटी आ रहा है, तो इसीलिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर थोड़ा बढ़ा करके लेते हैं। y को हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर y को 5 ले लेते हैं, है ना, y को क्या, ठीक है, -7 हो जाएगा, यहाँ पर हमको क्या आ जाएगा, -7। ठीक है बच्चों, अगर x का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो y 6 आता है, और अगर y का वैल्यू 5 लेते हैं तो x -7 आता है। फिर बच्चों हम लोग क्या करते हैं, दूसरा समीकरण के लिए भी चार्ट बना लेते हैं। दूसरा समीकरण के लिए भी क्या करेंगे, चार्ट बना लेंगे। ठीक है, हम लोग यहाँ पे x ले लेंगे और y भी ले लेंगे। ठीक है, यहाँ पे ये x हो गया, ये y हो गया। इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, एक बार x का वैल्यू लेकर के y निकाल लेंगे, एक बार y का वैल्यू लेकर के x निकाल लेंगे। तो अगर हम यहाँ पर सेकंड समीकरण में x का वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं यहाँ पर भी, तो क्या आता है, y क्या आता है, तो अगर ये 0 हो गया तो क्या हो गया, ये गायब हो जाएगा, तो -3y इज इक्वल टू 6, y बराबर, तो y क्या होगा, y बराबर 6 बट्टे -3, तो -2 आ जाएगा, बिल्कुल -2 आ जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से अगर हम मान लीजिए कि y 0 लेते हैं, तो यहाँ पे तो लग रहा है y 0 लेने पर क्या हो रहा है, छोटा ही संख्या आ रहा है, तो y 0 लेंगे तो ये गायब हो जाएगा, तो x बराबर क्या होगा, 6 हो जाएगा। तो ये हमको क्या आ गया, दो ठो पॉइंट्स आ गया। अब हम इसी दोनों पॉइंट्स का इस्तेमाल करके हम लोग क्या करेंगे, ग्राफ खींचेंगे। तो ग्राफ खींचने के लिए हम लोग क्या करते हैं, है ना, हम लोग एक x अक्ष एक y अक्ष लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो पहले x अक्ष ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, ये मेरा x अक्ष हो गया। ठीक है, ये मेरा x अक्ष हो गया। ठीक है, और यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ये हम y अक्ष ले रहे हैं। ठीक है, अब इसमें हम लोग को पॉइंट्स को भी प्लॉट करना पड़ेगा। ठीक है, तो चलते हैं, यहाँ पे ये ओरिजिन हो गया। क्या करते हैं हम लोग को उसी हिसाब से लेंगे, x हमको -7 तक गया है, इधर -7 लेना है, और ठीक है, और यहाँ पे x 6 तक गया है, y -2 तक गया है नीचे में, और यहाँ से y 6 तक गया है। ठीक है, ऊपर में 6 तक गया है। तो चलते हैं उसी हिसाब से ले लेते हैं। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ 1 हो गया, है ना, ये 2, ये 3 4 5 6। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी 1 2 3 4 5 6 7, इसी तरीके से हम लोग ले लेते हैं। यहाँ पे -1 होगा, -2 होगा, -3 -4 -5 -6 -7, इसी तरीके से ले लेते हैं। थोड़ा ऊपर का छोटा हो गया, आप लोग स्केल से कीजिएगा, वैसे ग्राफ कॉपी पे क्या आता है ये सब। ठीक है, 1 2 3 4, वैसे नीचे -2 तक है, इसीलिए ले लेते हैं। 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, 5 6 7, ये 1 2 3 4 5 6, ये -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यहाँ से भी -1 -2 -3 -4, इस तरह से ले लिए हैं। ठीक है, अब हमको इसको प्लॉट करना है, तो इसको प्लॉट कैसे करेंगे, तो हमने x 0 लेना है और y 6 लेना है। तो x 0 मतलब इसकी तरफ कितना जाना है, 0 जाना है, मतलब x की तरफ नहीं जाना है, y की तरफ 6 जाना है। तो y की तरफ 6 और x तरफ नहीं जाना है, y की तरफ 6 जाना है। तो ये पॉइंट्स हो गया मेरा, है ना, ये पॉइंट्स हो गया मेरा, कौन सा, ये मेरा पॉइंट्स हो गया, ये मेरा पॉइंट्स हो गया x 0 y 6, ये मेरा एक पॉइंट्स हो गया। ठीक है, और दूसरा पॉइंट्स यहाँ पर x -7 और y 5, x -7, ठीक है, और y कितना है 5, ये y हो गया 5, मतलब x की तरफ -7 जाएंगे, 7 जाएंगे माइनस में, और y की तरफ 5 जाएंगे। ठीक है, तो ये पॉइंट्स जहाँ एक दूसरे को कट करेगा, ये लंबवत हम लोग लेते हैं, मान लीजिए यहाँ कट कर रहा है कि नहीं। तो अगर हम
ये पॉइंट्स मेरा क्या आ गया -7 और (5), ये पॉइंट्स मेरा हो गया। अब इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेंगे हम लोग मिलाएंगे, है ना। ये दोनों पॉइंट्स को अगर हम लोग मिलाएंगे तो मेरा ऐसा ग्राफ निकलेगा, ठीक है। ये किसका ग्राफ हो गया, ये मेरा पहला समीकरण का ग्राफ हुआ, किसका, तो x - 7y = -42, ठीक है। ये पहला हो गया। अब इसका ग्राफ खींचेंगे तो क्या x तरफ 0 जाना है, y -2, x नहीं जाना है, y -2 जाना है, x नहीं जाना है, y -2 जाना है, तो ये एक पॉइंट्स हो गया मेरा, ठीक है। जो कि हम यहाँ पर लिख सकते हैं, x नहीं जाना है 0 और y क्या है -2 है, ये मेरा पॉइंट्स हो गया। अब दूसरी बात, ये दूसरा पॉइंट्स लिखेंगे तो x 6 और y 0, x तरफ 6 जाना है और y नहीं जाना है, तो यही मेरा पॉइंट्स हो गया, है ना। x की तरफ 6 और y नहीं गए, ठीक है। तो इस दोनों का अगर हम मिलाते हैं ये दोनों पॉइंट्स को, तो मेरा जो पॉइंट ग्राफ होगा वो ऐसे ग्राफ होने वाला है, ठीक है। ये ऐसे ग्राफ होने वाला है। तो ये ग्राफ कौन सा इक्वेशन का हुआ, दूसरा इक्वेशन, मतलब x - 3y = 6, इसका ग्राफ होने वाला है। तो इस तरह से हम लोग ग्राफ खींचेंगे। और इसका हल का बात करेगा तो हम लोग क्या करेंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे, इसी को आगे बढ़ाएंगे। ये जहाँ कट करेगा ना जहाँ कट करेगा उसके लंबवत x पे आएंगे तो वो x का वैल्यू आ जाएगा, उसी के लंबवत अगर y पे जाएंगे तो y का वैल्यू हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से हम लोग इस सवाल को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बच्चों तो चलते हैं हम लोग अगला क्वेश्चन करने के लिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या करा है बच्चों कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले तथा 6 गेंद खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 2 गेंद 1300 रुपये में खरीदी। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। बच्चों कह रहा है क्या कि एक क्रिकेट टीम का कोच है, उन्होंने क्या किया, 3 बल्ला और 6 गेंद खरीदा और उसका जो मूल्य लगा उसको 3900 रुपये लगा, ठीक है। फिर उसी तरह से फिर क्या किया, बाद में उन्होंने एक और बल्ला और इसी प्रकार के 2 गेंद खरीदा जो कि 1300 रुपये लगा। तो कह रहा है कि इसको बीजगणित के रूप में व्यक्त करने के लिए और साथ ही साथ, है ना, ग्राफ के रूप में भी शायद कह रहा है व्यक्त करने के लिए, ज्यामितीय वही हुआ ग्राफ रूप में। तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे, मान लेंगे, है ना। इसमें भी मान लेंगे, माना कि, है ना, जो एक बल्ले का मूल्य है x रुपया और एक गेंद का y रुपया मान लेंगे, है ना। माना कि है ना, एक बल्ले का मूल्य, एक बल्ले का मूल्य कितना है, x रुपया तथा एक गेंद का मूल्य, है ना, y रुपया, ठीक है। तो प्रश्न से हम लोग डायरेक्ट करते हैं, समीकरण बनाते हैं प्रश्न से। अब क्या कह रहा है कि इसमें हम लोगों को कि कितना बल्ला खरीदा है, तो 3 बल्ला खरीदा है और 6 गेंद खरीदा है। तो 3 बल्ला, तो एक अगर बल्ला का मूल्य x माने हैं तो 3 बल्ला का मूल्य 3x रुपया हो जाएगा, है ना, 3x रुपया हो जाएगा। और एक गेंद का अगर y रुपया माने हैं तो 3 गेंद का 3y रुपया हो जाएगा। सॉरी, एक गेंद का y रुपया माने हैं तो यहाँ पे 6 गेंद खरीद रहा है ना, तो 6y हो जाएगा। अब बराबर टोटल कितना पैसा लग रहा है उसको, 3900 रुपया, तो 3900 रुपया बराबर हो जाएगा। तो ये मेरा पहला समीकरण हो गया। फिर उसी तरीके से दूसरा समीकरण बनाने के लिए हम लोग को फिर क्या कर रहा है, उसी प्रकार के एक और बल्ला खरीद रहा है। तो एक और बल्ला खरीद रहा है तो एक बल्ले का मूल्य x रुपया माने हैं तो ये x रुपया हो जाएगा। फिर क्या कर रहा है, 3 गेंद और खरीद रहा है ना, 3 गेंद और खरीद रहा है। तो 3 गेंद खरीद रहा है तो एक गेंद का दाम y माने हैं तो 3 गेंद का दाम 3y रुपया हो जाएगा। इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, है ना, 1300 रुपया लग रहा है उसको, ठीक है। तो ये मेरा दोनों समीकरण हो गया। तो बच्चों ये बीजगणित के रूप में व्यक्त हो गया। अब इसको ग्राफ भी खींचने के लिए कह रहा है, तो ग्राफ खींचने के लिए आप लोग वैसे कीजिएगा, यहाँ से x का वैल्यू पुट करके y निकाल लीजिएगा और y का वैल्यू पुट करके x निकाल लीजिएगा। 2 पॉइंट्स निकाल करके जैसे हम लोग पिछले वाले क्वेश्चन में किए वैसे कर लीजिएगा, ठीक है। हम आगे बढ़ते हैं। और तीसरा नंबर में अगर हम देखेंगे तो तीसरा नंबर में क्या कह रहा है, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, है ना। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2
केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति को फिर से बीजगणित रूप में व्यक्त करना है। ठीक है, इसको भी हमको समीकरण बनाना है। तो इसमें भी क्या करेंगे हम लोग, इस तरह का जितने भी क्वेश्चन आएगा इन सारे क्वेश्चन में हम लोग क्या करेंगे, पर केजी को हम लोग x और इधर पर केजी को हम y मान सकते हैं। ठीक है, या कुछ और भी मान सकते हैं तो मान लेते हैं। यहाँ पे क्या क्या है, यहाँ पे हमको सेब और अंगूर है, तो मान लेते हैं कि माना कि सेब है ना x रुपये है ना प्रति केजी प्रति न किलो तथा अंगूर कितना है, y रुपये प्रति किलो है ना। मान लिया कि सेब जो है x रुपये प्रति किलो है और अंगूर y रुपये प्रति किलो, या ऐसे भी कर सकते हैं, माना कि 1 केजी सेब का मूल्य x रुपया है और 1 केजी अंगूर का मूल्य y रुपया है, तो ऐसे भी मान सकते हैं। तो इसको भी हम लोग प्रश्न से कर लेते हैं। प्रश्न से अगर हम इसका समीकरण बनाएंगे तो क्या कह रहा है कि इसी दिन जो है 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 है, तो 2 केजी सेब, 1 केजी सेब का x माने हैं, 2 केजी का 2x रुपया हो जाएगा। ठीक है, और 1 केजी अंगूर को y माने हैं, तो यहाँ पर क्या कह रहा है फिर से 1 केजी अंगूर ही है, तो क्या कहते हैं y ये हो जाएगा बराबर कितना लग रहा है, 160 रुपया है। तो एक पहला समीकरण ये हो गया मेरा। ठीक है, फिर उसी तरीके से है ना, अगर हम लोग को फिर से क्या करा है 2 महीने बाद या 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, तो 4 केजी सेब का रहा है तो 1 केजी का x माने हैं, तो 4 केजी का 4x रुपया हो जाएगा। ठीक है, और 1 केजी का y रुपया माने हैं अंगूर का, तो यहाँ पे कितना केजी लेता है अंगूर, 2 केजी अंगूर ले रहा है, तो यहाँ पे प्लस 2y हो जाएगा। अब दोनों मिला के कितना उसको पैसा लग रहा है, तो 300 रुपया हो जा रहा है, तो ये 300 हो जाएगा। ये समीकरण सेकंड हो गया। फिर इसको भी हम लोग क्या करेंगे, अगर ग्राफ खींचना होगा तो क्या करेंगे हम लोग, x के जगह कुछ वैल्यू लेकर के y निकालेंगे, दोनों के लिए अलग अलग चार्ट बनाएंगे, है ना, दोनों के लिए अलग अलग चार्ट बनेंगे। इसके लिए भी अलग चार्ट बनाएंगे, यहाँ से x ये y ले लेंगे, और इसके लिए भी हम लोग क्या करेंगे अलग चार्ट बना लेंगे यहाँ पर, है ना, ये x ये y। ठीक है, दोनों के अलग अलग चार्ट बना करके दोनों को अलग अलग ग्राफ खींच लेंगे। जैसे मान लीजिए कि x का वैल्यू यहाँ पे कुछ ले लेंगे, 0 लेंगे तो y 160 आएगा, तो बड़ा क्वांटिटी आ रहा है, तो इस हिसाब से लेंगे ताकि छोटा आ जाए। ठीक है, आप कहिएगा सर आप कैसे कीजिएगा, तो फिर x का वैल्यू इस हिसाब से लीजिए ना। जैसे मान लीजिए x का वैल्यू आप मान लीजिए कि 50 लेते हैं, आप x का वैल्यू 50 लेते हैं, तो y का वैल्यू कितना होगा, ये 50 दूनी 100, ये 100 उधर जाएगा, 60 में से 100 कितना 60 हो जाएगा, तो y का वैल्यू कितना आ गया 60 आ गया। तो दोनों लगभग में छोटा क्वांटिटी आ रहा है ना, जब लगभग में, तो इस तरह से हम लोग वैल्यू ले लेंगे। फिर y का वैल्यू क्या लेंगे कि x निकाल लेंगे, उसी पे हम लोग कुछ भी ले सकते हैं। जैसे y का वैल्यू मान लीजिए आप मान लीजिए 70 ले लेते हैं या 50 ले लेते हैं, फिर भी y का वैल्यू अगर हम मान लीजिए कि फिर से मान लीजिए 50 लेते हैं, है ना, y का वैल्यू 50 ले लेते हैं, तो ये उधर जाएगा, तो 160 में से 50 110, 110 में 2 से भाग चला जाएगा, 2 उधर जाएगा तो गुना से भाग, तो कितना होगा 55 ये आ जाएगा, तो ये 55 हो गया। इसी तरीके से हमको 2 पॉइंट आ गया है, तो इस पॉइंट्स को फिर प्लॉट कर लेंगे और ग्राफ खींच लेंगे, जैसे पहला नंबर क्वेश्चन में किए हैं। हम थोड़ा हिंट कर दे रहे हैं आप लोगों को, है ना। जैसे मान लीजिए कि इसका भी करना है, तो इसमें x का वैल्यू क्या लें कि यहाँ पर कुछ भी ले सकते हो वैसे लेने के लिए, लेकिन हम छोटा लाने के लिए, है ना, नंबर छोटा लाने के लिए हम लोग ऐसे कर लेते हैं, दिमाग लगाते हैं थोड़ा कि क्या लगाएं लें कि थोड़ा छोटा नंबर आए। तो चलिए अगर हम मान लीजिए x का मान अगर मान लीजिए 25 लेते हैं, तो भी तो हमको लग रहा है कि बड़े हो जाएगा, 25 चौके 100, 100 200, 200 100, फिर भी बड़ा ही लग रहा है हमको। ठीक है, अगर 50 चौके 200, हाँ 50 ले लेते हैं तो मुझे लग रहा है छोटा हो जाएगा ना, नहीं 50 दूनी 50 दूनी, हाँ 50 अगर लेते हैं, ठीक है, x का वैल्यू अगर मान लीजिए हम 50 लेते हैं, तो 50 अगर x लिए तो 50 चौके 200, 200 उधर जाएगा, तो 100 300 में से 200 गया, तो 100, 100 बट्टे गुना से भाग हो जाएगा, 2 तो ये भी 50 आ जाएगा। चलिए ये छोटा हो गया फिर भी, ठीक है। उसी तरीके से अगर हम y क्या ले लें, y क्या ले लें कि मेरा काम हो जाए, तो अगर मान लीजिए y हम 100 भी ले लेते हैं, y 100 तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, फिर भी चलिए ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। 100 अगर ले लेते हैं y, तो 100 दूनी 200 उधर जाएगा, तो 200 में 300 में से 200 गया, 100, 100 बटे 4, तो 25 आ जाएगा ये, ठीक है ना। यहाँ पर हम लोग क्या किए, चार्ट बना लिए हैं, यहाँ से x सारा, अब फिर यहाँ पे हम लोग प्लॉट कर सकते हैं इस चीज़ को ग्राफ के लिए, ठीक है।
तो इसको आप लोग अपना कर लीजिएगा।